हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका हमारा एक नया चैप्टर कंडीशनल सेंटेंसेस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। एक न्यू चैप्टर हमारा है कंडीशनल सेंटेंसेस। बेसिकली ये टेंस का ही पार्ट है, और ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ है, बस ये है कि हमें किस कंडीशन में कौन से टेंस का इस्तेमाल करना है। इसमें जो हम सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि किस कंडीशन में कौन से टेंस का इस्तेमाल करना है। कैसे मेरे भाई आप सब लोग, उम्मीद है एकदम से बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं टेंस की बात करूं तो टेंस से सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सीधा सीधे टेंस से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल से ज्यादा बनते हैं, है ना। और आपका टेंस हुआ, कंडीशनल सेंटेंस हुआ, क्वेश्चन टैग हुआ, ये दो तीन चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन, मतलब टेंस से मेरा मतलब है टेंस खुद, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, इन सब का मिश्रण, है ना। तो जैसे ये दो क्लास आपकी इसकी लगने वाली है, और आज हमारी ये पहली क्लास है, और कल इसकी आपकी लास्ट क्लास होगी। दो क्लासेस में हमारा कंडीशनल खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितनी क्लासेस लगेंगी? दो क्लासेस लगेंगी, दो क्लास में हमारा कंडीशनल खत्म हो जाएगा। करें शुरू। कंडीशनल मतलब कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन रही होगी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कंडीशनल मतलब कंडीशन रही है कोई। तो कंडीशनल सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं कि जब दो एक्शन लगातार एक के बाद एक हो रहा है, दो एक्शन हो रहे हैं और एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात को? कम से कम दो एक्शन होंगे, मतलब दो क्लॉज होंगी, और एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंड कर रहा है। भाई कंडीशन क्या है? भाई कंडीशन हम लगाते हैं ना, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसे करेंगे, वैसा होगा तो हम वैसे करेंगे, है ना। ये तो होती है कंडीशन। तो इसमें भी यही होगा कि दो क्लॉज रही होंगी, और दो क्लॉज मतलब दो एक्शन है, एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो जी। कुछ हमारे कंडीशनल वर्ड होते हैं, हालांकि ये टाइम को दिखाने वाले वर्ड होते हैं, कंडीशन को दिखाने वाले वर्ड होते हैं। इन्हें मैं अपनी तरफ से, मैंने इन्हें नाम दे रखा है कंडीशनल वर्ड। क्या होते हैं? when, until, unless, provided, as soon as, no sooner, before, after, in case। ये जो मेरे वर्ड होते हैं, एक इसमें if, हाँ if तो सबसे इंपॉर्टेंट है। if या in case बोल दोगे, in case। ये वर्ड जो है ये कंडीशनल वर्ड है, और ये जिस क्लॉज में आएंगे मैं उसे कंडीशनल क्लॉज का नाम दूंगा। बात समझ में आई? ये मेरे वर्ड है when, until, unless, provided, as soon as, no sooner, before, after, in case या if। ये किसी ना किसी एक कंडीशन में, एक सेंटेंस की एक क्लॉज में आएंगे। जिस क्लॉज में ये आएंगे उन्हें मैं कंडीशनल क्लॉज बोल दूंगा। कंडीशनल हमारे चार होते हैं। एक होता है जीरो कंडीशनल, फिर टाइप वन कंडीशनल, फिर कंडीशनल टाइप टू, और कंडीशनल टाइप थ्री। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। जीरो, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। उम्मीद है आज हम जीरो, टाइप वन और टाइप टू तक इतना तो पढ़ ही लेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ से एरर में देखने को मिलेंगे, इंप्रूवमेंट में देखने को मिलेंगे। एरर के साथ साथ इंप्रूवमेंट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, ओके, चलो जी। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीरो कंडीशनल की। जीरो कंडीशनल ऐसी कंडीशनल होगी कि यह किसी साइंटिफिक फैक्ट को बताएगी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ को बताएगी। यार मैंने करेक्ट वाले पीडीएफ नहीं है क्या? मैंने खुद करेक्शन कराया है।
ये हैबिचुअल एक्शंस को डिस्क्राइब करेगी। समझ रहे हो कि दो कंडीशन है, एक एक्शन दूसरे पर डिपेंड तो है, लेकिन वो एक्शन कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई साइंटिफिक फैक्ट है। ऐसे केस में मैं बोलूंगा इफ वाली क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, समझ रहे हो इफ वाली क्लॉज। इफ क्लॉज में इफ हो, व्हेन हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, एज सून एज हो, प्रोवाइडेड हो, अनटिल हो, अनलेस हो, ये मेरी इफ क्लॉज होगी। उस वाली क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरी वाली क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट, या बोलो V1 में एस या ईएस, या V1 में एस या ईएस। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना कि इस वाले सेंटेंस में जो दोनों क्लॉज है वो किस में बनेंगी, सिंपल प्रेजेंट में बनेगी। देखो पहला है इफ वाली क्लॉज, इसमें आ गया इफ यू फ्रीज वाटर, यू फ्रीज सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1 हो गया। इट बिकम्स अ सॉलिड, इट सब्जेक्ट बिकम्स वर्ब, ये क्लॉज मेरी 2 हो गई। दो क्लॉज है, आप बोलोगे हाँ सर यू सब्जेक्ट फ्रीज वर्ब, जहां सब्जेक्ट वर्ब पेयर वहां क्लॉज हो गई। इट सब्जेक्ट बिकम्स वर्ब, जहां सब्जेक्ट वर्ब पेयर वहां क्लॉज हो गई। सेंटेंस में दो क्लॉज है और कंडीशनल वर्ड आया है, इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब जो दो क्लॉज हैं वो कैसे फैक्ट को बताती हैं। इफ यू फ्रीज वाटर, अगर तुम पानी को जमाओगे, इट बिकम्स अ सॉलिड, तो यह सॉलिड बन जाता है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। आप मुझे बताओ क्या ये एक फैक्ट है या नहीं है कि अगर आप पानी को जमाओगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। ये हमारे एक फैक्ट है या नहीं है, बस मुझे इतना बता दो। एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट है तो दोनों यू सब्जेक्ट फ्रीज वर्ब V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट और V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इधर भी V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहने वाला है। इफ प्लांट्स डज नॉट गेट सनलाइट, अगर पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, दे डाइट, वो मर गए थे। क्या ये एक फैक्ट नहीं है। अगर पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे, ये एक फैक्ट है। आप बोलोगे सर जी ये तो एक फैक्ट है, और फैक्ट बनता है जीरो कंडीशनल में। फैक्ट बनता है जीरो कंडीशनल में। जीरो कंडीशनल बोलती है इफ वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्लांट सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट गेट, डू डज डिड के बाद V1 सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन दे के बाद डाइड नहीं आएगा, डाई आएगा, सिंपल प्रेजेंट। दे प्लूरल सब्जेक्ट, देखो इधर नॉट था तो हेल्पिंग वर्ब डू डज आया, इधर नॉट नहीं है तो सीधा V1 आएगा। बात समझे, तो डाइड नहीं आएगा, डाई आएगा। इफ प्लांट्स डज नॉट गेट सनलाइट दे डाई, अगर पौधों को सनलाइट नहीं मिलती है मर जाएंगे, मर जाते हैं। ठीक है, नहीं ओनली इफ से स्टार्ट नहीं होगा, वैन आ सकता है। देखो इफ मेरा कंडीशनल वर्ड है, मैं इसे इफ क्लॉज बोल देता हूं, कंडीशनल वर्ड है। यहां मीनिंग के अकॉर्डिंग वैन भी आ सकता है, यहां अनटिल भी आ सकता है, यहां अनलेस भी आ सकता है, यहां एज सून एज भी आ सकता है, यहां बिफोर आफ्टर भी आ सकता है, कोई भी कंडीशनल वर्ड आ सकता है। इनमें से कोई भी कंडीशनल वर्ड यहां आ सकता है, ये जो मैंने यहां लिखे, इनमें से कोई भी कंडीशनल वर्ड यहां आपको देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो, कोई भी आ सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यू गेट वाटर। देखो ये कोई अलग से नहीं है। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था तो मैंने बोला था यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट किस में बनते हैं, प्रेजेंट में बनते हैं। बताया था ना मैंने आपको। इफ यू मिक्स्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नहीं एक तरफ आएगा, कंडीशनल वर्ड एक क्लॉज में आएगा।
इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो यू गेट वाटर, तुम्हें पानी मिलेगा। अब आप कल मिला रहे थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तो क्या मिला? कल भी पानी मिला। आज मिला के दिखाओ, क्या मिलेगा? आज भी पानी मिलेगा। आज भी पानी मिलेगा मेरे भाई। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओगे तो पानी बन जाएगा। साइंटिफिक फैक्ट है। तो मैंने बोला साइंटिफिक फैक्ट जीरो कंडीशनल में बनते हैं। साइंटिफिक जो फैक्ट होते हैं हमारे किस में बनते हैं? जीरो कंडीशनल में। जीरो कंडीशनल मतलब पहली वाली क्लॉज भी वी वन में, यू प्लूरल सब्जेक्ट तो मिक्स आ गया, हाइड्रोजन एंड वाटर। यू सब्जेक्ट गेट वी वन, आगे तो वी वन है ही। बात समझे? समझे कि नहीं समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आई एम टायर्ड आई ड्रंक कॉफी। जब मैं थक जाता हूं मैं कॉफी पीता हूं। तो मेरी एक हैबिट बता रहा है, मेरी हैबिट बता रहा है। व्हेन वाली क्लॉज में आई सब्जेक्ट जो टायर्ड है, ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। टायर्ड मतलब थका होना, टायर्ड मतलब थका होना, एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब यही मेरी मेन वर्ब है। ये जो अब मेन वर्ब है तो ये V5 नहीं है, V5 ये V1 बोलो, आप इसे V1 बोलो। ये सिंपल प्रेजेंट है। आई एम अ टीचर, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो मैंने क्या बोला था आपसे, आपको याद हो? यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट देकर समझाता हूँ। मुझे याद है मैंने आपको पहले भी समझाया होगा। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, और आई एम अ टीचर, और मैंने बोला ही इज हैप्पी, या दे वर नॉट बिजी। ये मैंने 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे। मुझे इन्हें पहचानना है कौन से सेंटेंस है, मुझे पहचानना है। आप बोलोगे जी इज एम आर वॉज वर के बाद मेन वर्ब आईएनजी, मतलब ये तो कॉन्टिन्यूस को दिखा रहा है। इज एम आर प्रेजेंट में आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, अब इस वाले सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर के बाद कोई वर्ब नहीं आई है, नाउन आई है। मैंने बोला दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता, इसका मतलब यही मेन वर्ब है। और आपको पता है मेरे भाई, जो आर होती है और एम होती है वो तो है V1, और जो वर होती है या वॉज होता है ये होता है V2, जो बीन होता है ये V3 होता है, BEING जो होता है ये V4 होता है, और इज जो होता है ये V5 होता है। ये V5 होता है। V1 V2 V3 V4 V5, इस तरीके से हमारी वर्ब होती है। भाई M या R V1 है, जैसे गो V1 है, वर या वॉज V2 है, बीन V3 है, बीइंग V4 और इज V5 है। ठीक है, आपने बोला यहां जो M है ये V1 है, सब्जेक्ट के साथ V1 आई है, कौन सा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ या नहीं हुआ? ओके, मैंने बोला ही इज हैप्पी, हैप्पी क्या है? हैप्पी एडजेक्टिव है। अगर इजमर वॉज वर्ब के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आया तो खुद ही मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो इज क्या है? इज V5 है। V1 में SAES लगने से बनती है, तो V5 किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां दे सब्जेक्ट वर नॉट बिजी, बिजी क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये जो वर है ना, यही मेरी वर्ब है, यही वर्ब है। और अगर वर्ब है तो ये V2 है, वॉज वर्ब में V2 है। अगर ये V2 है तो आपको पता है V2 वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। अंडरस्टूड? तो आपको इतना ध्यान रखना है, पता है ये चीजें किस किस के साथ आपको ध्यान रखनी है, ये आपको याद रखनी है। इज एम आर वॉज
वर्ब के साथ, अगर हेल्पिंग मेन वर्ब नहीं आती है, अगर कोई एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है, तो यही डिसाइड करेंगे फिर कौन सा सेंटेंस है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव नाउन है तो इज एम आर वाला सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वॉज वर्ब वाला सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। दूसरी तीसरी बार बता रहा हूं इस बात को। अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो इज एम आर वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉज वर्ब वाला पास्ट इंडेफिनिट। यहीं पे मैं आपको एक और बता देता हूं। मैंने बोला आई हैव आई हैव टॉट यू टेंस, और मैंने बोला आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स। दोनों सेंटेंस बताओ मुझे, कौन कौन से सेंटेंस है ये बताओ, दोनों सेंटेंसेस बताइए, दोनों सेंटेंसेस बताइए कौन कौन से सेंटेंसेस है ये। आप बोलोगे आई सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि टॉट V3 है, तो हैज हैव हेड के बाद V3 ये टेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, तो हैव प्लस V3 ये है प्रेजेंट परफेक्ट। सही बात है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आई सब्जेक्ट हैव मैनी गुड फ्रेंड्स है, आगे मेन वर्ब नहीं है, आगे मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब यही मेरी मेन वर्ब है, क्योंकि दुनिया का कोई सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता है, इसका मतलब मेरी यही मेन वर्ब है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं वर्ब किसकी भी, मैं यहां पर हैव की वर्ब लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं मेरे भाई हैव की वर्ब, एडजेक्टिव था ये। आपको पता है हैव होती है V1, हैड होता है V2, और हैड ही होता है V3, हैविंग होता है V4, और हैज होता है V5। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, और ये V5 है। इसका मतलब अगर ये मेन वर्ब है तो ये V1 है, V1 है, और V1 वाला सेंटेंस कौन सा होता है, आप बोलोगे जी V1 वाला सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहीं पे अगर मैं आपसे बोल दूं, अगर मैं यहीं पे आपसे बोल दूं कि मैंने बोला आई हैड मैनी गुड फ्रेंड्स, और मैंने बोलूं ही हैड नॉट डन हिज असाइनमेंट, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। अब मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को पहचान के दिखा दीजिए, दोनों सेंटेंसेस को पहचान के दिखा दीजिए। आप बोलोगे सर जी हेड के बाद V3, इसका मतलब हेड हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा V3 आती है, तो ये दिखाता है पास्ट परफेक्ट को। और यहां हेड के बाद कोई नाउन है, नाउन फ्रेज है, नाउन है मतलब मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये हेड ही मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो ये या तो V2 है या फिर ये V3 है। V3 हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, इसका मतलब ये V2 है। और आपको पता है V2 वाला सेंटेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां से आप एक ट्रिक लिख सकते हो, यहां से आप एक ट्रिक लिख सकते हो, दोनों के लिए मैं लिख देता हूं, इज एम आर
के बाद अगर आईएनजी है तो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अगर इसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव है तो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। सेम ऐसे ही वॉज या वर के बाद दो ही केस बन सकता है। अगर आईएनजी है तो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर इसके बाद कोई एडजेक्टिव या नाउन है तो फिर ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। मैंने समझा दिया, मैंने प्रूफ कर दिया और मैंने आपको लिख के भी दे दिए। ऐसे ही मेरे भाई हैज, हैव के बाद अगर V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर कोई नाउन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये कोई रटने की चीज नहीं है, समझा दिया है मैंने। हेड के बाद अगर V3 है तो पास्ट परफेक्ट। और अगर इसके बाद कोई नाउन है, मतलब V3 नहीं है, तो फिर आपके पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। ओके। मैनी गुड फ्रेंड्स में मैनी एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है, फ्रेंड्स नाउन है। मेन वर्ब नहीं है ना, मेन वर्ब नहीं है। कहने का मतलब ये है अगर इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो नॉर्मल चीज है पहले जैसी। अगर इज एम आर वॉज वर के बाद मतलब इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, इनके बाद मेन वर्ब है तो नॉर्मल चीजें हैं। अगर इनके बाद मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब है। और खुद ही मेन वर्ब है तो फिर आपको पता ही है कौन सी है, ये उसके अकॉर्डिंग टेंस डिसाइड हो जाएगा। चलो, ये सारी बातें मैंने इतनी बड़ी रामायण आपको क्यों सिखाई? इतनी बड़ी रामायण मैंने आपको इसलिए सिखाई, व्हेन आई सब्जेक्ट है, एम यहां पर मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है तो ये V5 है। और अगर ये V5 है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ड्रिंक आएगा। भाई मेरी आदत दिखा रहा है, व्हेन आई एम टायर्ड आई ड्रिंक कॉफी। जब मैं टायर्ड हूं मैं कॉफी पीता हूं। जब मैं टायर्ड होता हूं मैं कॉफी पीता हूं। तो यहाँ टायर्ड को V3 मत समझ लेना। टायर्ड यहाँ एडजेक्टिव है, थका हुआ। टायर्ड का मतलब है थका हुआ। ठीक है। चलो, क्योंकि ये चीजें आपको आगे भी देखने को मिलेंगी, आगे मुझे चीजें समझानी थी इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी। इफ यू एक्सरसाइज यू स्टे हेल्दी। अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम फिट रहते हो। अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो फिट रहते हो। हाँ, लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं उससे। भाई नाम से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है। और ये चीज तो आप अब भी समझ गए होगे। पता है ये जो T20 वर्ल्ड कप रहा, हम जीते, बड़ा प्राउड मोमेंट हमारे लिए रहा कल रात। ये हमको जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा के गया। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, आप लोगों ने सीखा नहीं सीखा मुझे नहीं पता। क्या क्या सीखा जी? सबसे पहली बात, अगर आप कितने भी बड़े बलवान हो, अगर समय आपके साथ नहीं है आप कुछ भी नहीं हो। अभिषेक शर्मा बहुत बड़ा धुरंधर T20 का नंबर 1 बैट्समैन था, समय साथ नहीं था, देखिए क्या क्या स्थिति हुई। और दूसरा, एक मौका आपको भगवान जरूर देता है। आपका समय खराब चल रहा हो, आपको भरोसा रख के मेहनत नहीं छोड़नी है, एक मौका आपको अब जरूर भगवान देगा, आपको उसे जरूर भुनाना है। संजू सैमसन। और दुनिया पे नहीं जाना है, अपनी काबिलियत पर भरोसा करना है। जहां सूर्य कुमार मॉक कर रहे थे उन्हें, दुनिया ये बात बना रही थी कि संजू को बाहर निकालो, हम आप लोग संजू को बाहर निकालो, इसकी जगह नहीं बनती है। उसे ने आज आपको वर्ल्ड कप जिता दिया। तीसरा, अगर आपका समय खराब चल रहा है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, आपके अपने आपके साथ होने चाहिए। आप कमबैक जरूर करोगे, बहुत जबरदस्त करोगे। फिर से एग्जांपल, अभिषेक शर्मा। पूरी दुनिया ने बोल दिया था इसको बाहर करो, लेकिन टीम ने उसमें भरोसा दिखाया, मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया,
तो वर्ल्ड कप में एक ऐतिहासिक फाइनल में ऐतिहासिक पारी खेल के चला गया। चौथा, कि स्थितियां कितनी भी खराब हो, अगर आपने रिजल्ट बदल दिया तो जमाने को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। एक वो दौर था जहां 90% इंडियंस ने मान लिया था इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर है। मान लिया था ना, जब हम साउथ अफ्रीका से इतनी बुरी तरह हारे थे कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हैं। तो स्थितियां कितनी भी खराब हो, कितनी भी, अगर आपने मेहनत दिखाई तो आप सब कुछ बदल सकते हो। वहां से हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। लोगों का नजरिया आपके एक्शन से बदलता है। लोगों का नजरिया कुछ और नहीं, आपके एक्शंस का परिणाम है। एक खराब मैच खेला, सबने इंडिया बाहर है, मैंने आपके साथ बोला था कोई बात नहीं, एक मैच खराब हुआ है, मैं अपनी टीम के साथ हूँ। एक मैच खराब हुआ, लोगों ने नहीं, ये इनकी पोल खुल गई है, ये वर्ल्ड कप बड़े मैचेस में नहीं खेल सकते, बायलेटरल में ये ऐसा करते हैं। उसी टीम ने आज इतिहास इतने दमदार तरीके से रचा है ना, कि वर्ल्ड कप के फाइनल में आज तक, किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में 100 रन से आज तक कोई टीम नहीं जीती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं मेरे भाई, है ना। तो इसलिए अब यहाँ स्टूडेंट्स के लिए ये सीख है, पेरेंट्स के लिए, कि आपका, आपके लिए ये सीखा, आप कितनी भी काबिलियत क्यों नहीं रखते हो, अगर एग्जाम वाला दिन आपका बैड डे है ना, तो आपके बंटाधार होना तय है। जैसे अभिषेक शर्मा कितनी भी काबिलियत रख रहे, कितना बड़ा धुरंधर है, लेकिन नहीं चल रहा था। पेरेंट्स के लिए ये सीख है कि आप, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप मेहनत कर रहे हो, आप कितने भी फेलियर देख लो, उन्हें आपका साथ देना चाहिए, आप जरूर रिजल्ट दोगे। फिर से अभिषेक शर्मा, इतने फेलियर के बावजूद टीम मैनेजमेंट ने साथ दिखाया, भरोसा दिखाया, साथ दिया, और बंदे ने क्या कर दिया, है ना। तो ये सब चीजें, हम जरूरी नहीं है क्रिकेट से हम क्रिकेट ही सीखें। ये वाला क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था, ये बहुत सीख देने वाला था, बहुत ड्रामेटिक था। चलो, अब देखो, ये फैक्ट है भाई, अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो फिट रहते हो, फैक्ट है, तो यू एक्सरसाइज आएगा। पता है, चीजों को दूसरे एंगल से भी सोचा करो, चीजों को एज इट इज देख के मत निकला करो। जैसे मैं इस वर्ल्ड कप के बाद मैंने कम से कम 1 घंटा एनालिसिस किया था पूरा, खुद से बात किया करो। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वो टॉक है जो आप खुद से करते हो, है ना। तब आप निष्कर्ष निकालते हो, दूसरों की सुनी बातों से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती ही नहीं है। खुद से एनालाइज किया करो कि भाई ये क्या है, क्या इसमें मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। व्हेन द सन सेट्स इन द इवनिंग, जब सन इवनिंग में सेट होता है, ठीक है, जब सूरज इवनिंग में छिपता है, द स्काई ऑफन बिकम वेरी डार्क। अब जब जब सूरज छिपता है, जो स्काई है वो डार्क हो जाती है, फैक्ट है। सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सेट्स सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। द स्काई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेरे भाई बिकम्स नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब। ऑफन क्या है, ऑफन एक मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, बताया था मैंने आपको। तो ऑफन तो सही आया है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट स्काई के साथ बिकम्स आना चाहिए था। हाँ, नहीं, तो जो जो पागल हुआ है उसी ने कुछ बदलाव किया है। जो जो पागल है, खुद से बातें करने वाले लोग पागल होते हैं, बोल सकता है जमाना, लेकिन जिसको जमाने ने पागल नहीं बोला, वो लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा तो नहीं कर पाया है। अगर आपको जमाना पागल नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब आपका ट्रैक गलत है, गलत ट्रैक है ना। इफ स्टूडेंट डिड नॉट स्टडी फॉर देयर एग्जाम्स, दे यूजुअली फील वेरी नर्वस। अगर स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी नहीं करते हैं, तो वो यूजुअली, सामान्यतः नर्वस फील करते हैं। नर्वस फील फैक्ट है ना, हालांकि तुम में से कुछ नहीं करते हो नर्वस फील। तो स्टूडेंट्स डिड नॉट स्टडी की जगह अगर डू नॉट स्टडी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़े। इफ यू मिक्सड रेड एंड ब्लू पेंट टुगेदर, यू ऑलवेज गेट द कलर पर्पल। अगर रेड और ब्लू को मिला दोगे पर्पल बनेगा, इसका मतलब फैक्ट है। भाई कल मिलाओ, आज मिलाओ, कल भी मिलाओगे, रेड ब्लू मिलाओगे पर्पल मिलेगा, फैक्ट है। तो इफ यू मिक्सड आएगा, इफ यू मिक्स, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, व्हेन आई ड्रिंक टू मच कॉफी लेट एट नाइट, जब मैं रात को बहुत ज्यादा कॉफी पी लेता हूं, आई कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, मैं सो नहीं सकता था।
आप बोलोगे सर जी ये ना कोई आपकी आदत को बता रहा है कि जब आप व्हेन आई ड्रिंक, ड्रिंक V1 वाला सेंटेंस है और ये कोई आदत बता रहा है ना, तो आप बोलोगे जी आई कुड नॉट की जगह क्या आएगा, कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, आई कैन आ जाएगा, पास्ट में तो नहीं जाएगा। ये हमारी क्षमता दिखा रहा है, मतलब एक हमारी उसको दिखा रहा है मैं सो नहीं पाता हूं। ठीक है, ये आपको सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। इफ यू लेफ्ट मेटल आउट इन द रेन, अगर तुम मेटल को रेन में बाहर छोड़ोगे, इट इवेंचुअली बिगन्स टू रस्ट, तो वह सड़ना शुरू हो जाएगा, उसमें जर लगना शुरू हो जाएगा, फैक्ट है। तो मेरे भाई लेफ्ट तो V2 है, लीव आएगा, लीव्ड मत कर देना यहां पे, कभी लीव्ड कर दो। इट इवेंचुअली बिगिंस, इट बिगिंस बिल्कुल ठीक है, V5 है। ठीक है, उम्मीद है कंडीशनल जीरो आप समझे होंगे। अब आ जाता है हमारा कंडीशनल वन। कंडीशनल वन क्या है कि दो एक्शन फ्यूचर के हैं और एक एक्शन दूसरे पर होना डिपेंड करता है। एक्शन फ्यूचर के हैं, जब दो फ्यूचर के एक्शन एक पर दूसरा डिपेंड करे तब मैं कंडीशनल वन को यूज करता हूं। क्या है, जब एक एक्शन दूसरे पर डिपेंड करता है और दोनों एक्शन हो फ्यूचर के, ये ध्यान रखना कि दोनों फ्यूचर वाले एक्शन होंगे। ठीक है, तो इफ वाली क्लॉज समझ रहे हो, कंडीशनल क्लॉज है, उसमें इफ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, अनटिल हो सकता है, अनलेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो जी, इफ वाली क्लॉज सिंपल प्रेजेंट है और बाद वाली क्लॉज सिंपल फ्यूचर होगा। अब मैं यहां पर एक तराजू बना देता हूं, मैं आप लोगों के लिए तराजू बना देता हूं। ठीक है, चीजों को ना बराबर बराबर करेंगे। मैं आपके लिए एक तराजू बनाता हूं यहां पर। दोनों पड़ले लगभग बराबर बने, हाँ जी बराबर बने। इस तराजू में कुछ चीजें मैं रख रहा हूं, ये मेरी इफ वाली क्लॉज है। इफ वाली क्लॉज जरूरी नहीं है इधर हो, इधर भी हो सकती है। ठीक है, मैंने बोला इफ वाली क्लॉज में अगर है V1, V1 मतलब समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बाद वाली जो मेरी क्लॉज होगी उस वाली क्लॉज में, इस वाली क्लॉज में मेरी में रहेगा विल या शैल या कैन या मे प्लस V1। ठीक है, अगर इफ वाली क्लॉज में आ जाता है V2, V1 का पास्ट V2, तो विल और सेल का पास्ट होता है वुड, कुड, मे, सॉरी वुड कुड माइट प्लस V1। इफ वाली क्लॉज V1 तो विल सेल प्लस V1, इफ वाली क्लॉज V2 तो इधर वुड प्लस V1, V1 का पास्ट V2, विल सेल का पास्ट वुड। और अगर इफ वाली क्लॉज में है हेड प्लस V3, तो बाद वाली क्लॉज में होगा वुड या शुड या कुड या माइट प्लस हैव प्लस V3। अब ये जो है, ये ध्यान देना, ये कंडीशनल 1 है, ये कंडीशनल 2 है और ये कंडीशनल 3 है। ये फ्यूचर में होने वाले एक्शन को बताता है, ये पास्ट के एक्शन को बताता है और ये हाइपोथेटिकल कंडीशन को बताता है, अनफिनिश्ड विश वाले एक्शन, काश ऐसा होता, मतलब तुमने ऐसा किया होता, ये सब चीजों को बताता है। ठीक है, तराजू ठीक बनी है मेरे भाई, कोई ऐसा तो नहीं है कि अलग चीज है बहुत ज्यादा। ठीक है, बताओ जी। ठीक है, फिर से समझ लो। कंडीशनल 1 बोलेगा इफ वाली क्लॉज में V1 है तो बाद वाली क्लॉज में विल सेल प्लस V1 होगा। कंडीशनल 2 बोलेगा जैसे ही V1 का पास्ट V2 होगा
तो विल सेल का पास्ट वुड हो जाएगा और वुड के बाद V1 ही आती है। कंडीशनल 3 बोलेगा मैं जाऊंगा परफेक्ट में, हेड प्लस V3, तो हेड प्लस V3 को टक्कर देगा वुड हैव प्लस V3। V1 को टक्कर विल सेल प्लस V1, V2 को टक्कर वुड प्लस V1 और हेड प्लस V3 को वुड हैव प्लस V3, हेड प्लस V3 को वुड हैव प्लस V3। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप देखोगे इफ वाली क्लॉज में सब्जेक्ट V1 है तो बाद वाली में विल सेल प्लस V1 है। V2 किसने कर दिया, किस पागल ने कर दिया ये। ठीक है, ये टाइप 1 को दिखाता है। अब देखो, इफ सी स्टडीज हार्ड सी वुड पास द एग्जाम, अगर वह मेहनत से पढ़ाई करेगी एग्जाम पास कर लेगी। अब देखो पहले थोड़ा समझना, कद करेगी मेहनत, फ्यूचर में। अगर वह मेहनत से पढ़ेगी तो पास करेगी, तो ये वाली क्लॉज भी फ्यूचर को डिनोट कर रही है और ये वाली क्लॉज भी फ्यूचर को डिनोट कर रही है कि अगर वह फ्यूचर में मेहनत से पढ़ेगी तो फ्यूचर में क्या कर लेगी, एग्जाम पास कर लेगी। ये वाली क्लॉज हमारी बोलती है अगर इफ वाली क्लॉज में V1 है, V1 SCIS एक ही बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बाद वाली में विल सेल प्लस V1 होगा, विल पास द एग्जाम होगा सही आंसर। बात समझ में आई। इफ वाली क्लॉज में V1 तो बाद वाली में विल प्लस V1, इफ वाली क्लॉज में V1 बाद वाली में विल प्लस V1। बताओ, बात समझन में आ रही है मेरे भाई? ऐसा तो नहीं है मैं कोई नई रॉकेट साइंस आपको पढ़ा रहा हूं, इजी चीजें हैं। मैंने बोला इफ आई गॉट द जॉब, गॉट V2 है, आई विल मूव टू द सिटी, आगे विल सेल प्लस V1 है। अब बताओ, जोड़े मैंने आपके लिए बना दिए हैं, ये जोड़े हैं। V1 के साथ विल सेल प्लस V1, V2 के साथ वुड कुड प्लस V1 और हेड प्लस V3 के साथ वुड कुड शुड है प्लस V3। ये डी कर लेने हैं, डी लगा लेना वुड। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी अभी आपने हमें जोड़ा बना के दिखा दिया है, तो विल सेल के साथ जो जोड़ा होता है वो V1 का होता है, तो गॉट नहीं आएगा, गेट आएगा। इफ आई गेट द जॉब, अगर मुझे जॉब मिलती है, कद मिलेगी, कब मिलेगी, फ्यूचर में। अगर मुझे जॉब मिलती है तो मैं शहर चला जाऊंगा। मतलब V1 से मेरा मतलब है V1 या V5, वो तो वर्ब के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगी, तो वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो V1 के अकॉर्डिंग मेरा मतलब नहीं। अभी मैं आपको कंडीशनल 1 पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, कंडीशनल 1 पढ़ा रहा हूँ। तो अभी आप यहीं ध्यान दीजिए कि अब देखो मीनिंग बदल गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपको, अब मेरी हिंदी मीनिंग समझो कि अगर मेरी जॉब लगती है तो मैं शहर रहने लगूंगा, इसका मतलब फ्यूचर में जॉब लगेगी, इसका मतलब फ्यूचर में ही मैं शहर रहूंगा। अगर मैं यहां गॉट के साथ अगर इसको वुड कर देता हूं, फिर मीनिंग बदल जाता कि मेरी जॉब लग जाती तो मैं शहर चला जाता, इसका मतलब ना मेरी जॉब लगी ना मैं शहर गया। अब आप देखो, आज मैं आपसे बोल रहा हूं, आज देखो मैं अभी आप तैयारी कर रहे हो, अभी आपसे पूछे कि भाई क्या प्लान है फ्यूचर का, तो आप बोलो यार जॉब लग जाएगी गांव छोड़ दूंगा। ठीक है, ये आपका प्लान है। आप अपने पापा से, चाचा से पूछो, पापा चाचा आप क्या चाहते थे, बेटा कुछ नहीं, मेरी इच्छा थी जॉब लग जाती तो शहर चले जाते। वो पास्ट में चला गया। ठीक है, अभी मैं कंडीशनल 1 बता रहा हूं तो आप कंडीशनल 1 के अकॉर्डिंग बदलिए। ठीक है, अभी मैं कंडीशनल 1 पढ़ा रहा हूं तो भाई कंडीशनल 1 के अकॉर्डिंग बदलो ना। कंडीशनल 1 बना के दिखाओ अभी आप मुझे, कंडीशनल 1 बना के दिखाओ ना अभी मुझे, अभी मैं आपको कंडीशनल 1 पढ़ा रहा हूं। इफ वी डिड नॉट हरी वी शैल मिस द बस, वी शैल मिस द बस। कंडीशनल 1 बदलने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। आप बोलोगे सर जी बाद वाली क्लॉज में शैल मिस, इसके साथ जो पेयर आएगा इफ वी डू नॉट हरी का आएगा कंडीशनल 1 में, कंडीशनल 1। ठीक है, ओके भाई, वो अब मैं बताऊंगा, अभी मैं कंडीशनल 1 आपको पढ़ा रहा हूं, आप बोलो जी कंडीशनल 2 बता दो, कंडीशनल 2 में चेंज कर दो। पहले कंडीशनल 1 तो सीख लो, पहले कंडीशनल 1 सीख लो, फिर मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें कि हमें ऐसे चेंज करनी है, आपको पता कैसे लगेगा।
पहले कंडीशनल 1 को जान लो, फिर कंडीशनल 2 को जान लेना, फिर 3 को जान लेना, और फिर मिक्स देख लेंगे कि आपको पता लग जाएगा कौन सा कब कैसे बदलना है। ठीक है। इफ आई हैव टाइम आई शुड वॉच द मूवी। ये वाला सेंटेंस आप सोच समझ के बताइए। यहां शुड नहीं है, यहां आई शैल कर लो। शैल कर लो। क्या ये सही है, गलत है? सही है तो कैसे ठीक होगा, गलत है तो कैसे गलत होगा? देखो, ध्यान से समझना। इफ कंडीशनल वर्ड है, आई सब्जेक्ट है, टाइम नाउन है, इसका मतलब हैव मेन वर्ब है। अगर हैव मेन वर्ब है तो वी वन है, और अगर वी वन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इफ वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाद वाली विल सेल प्लस वी वन, बाद वाली विल सेल प्लस वी वन। सही है, ठीक है। अब देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर तुम जल्दी अपना होमवर्क खत्म कर लेते हो, मैं तुम्हें पार्क लेके जाऊंगा। अगर तुम जल्दी खत्म कर लोगे, मैं पार्क लेके जाऊंगा। कब करोगे खत्म? फ्यूचर में। कब लेके जाऊंगा पार्क? फ्यूचर में। तो जब फ्यूचर में एक एक्शन दूसरे पर डिपेंड करता हो, तो कंडीशनल वन बनाते हैं। तो आगे है विल सेल प्लस वी वन, तो इधर लगाएंगे वी वन। इफ यू फिनिश योर होमवर्क अर्ली। ठीक है। अभी सिर्फ कंडीशनल वन में आपको बनाना सिखा। इफ सी प्रैक्टिस एवरी डे सी विल विन द सिंगिंग कंपटीशन। बताओ क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर वर्ब है, प्रैक्टिस नहीं आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है। इफ सी प्रैक्टिस एवरी डे सी विल प्लस वी वन हो जाए। करेक्ट कैसे है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, ऐसे ही ऐसे नहीं लेगा, ऐसे ही ऐसे नहीं लेगा। बताओ, ऐसे ही ऐसे लेगा। अब मैं कंडीशनल टू पर आ जाता हूं। कंडीशनल टू बोलता है पास्ट के ऐसे एक्शन, अगर ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता, मतलब वो हुए नहीं है। थोड़ा इसमें हाइपोथेटिकल भी आ जाता है, अनरियलिस्टिक भी आ जाता है, और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी आ जाती है। अनरियलिस्टिक जो रियलिस्टिक नहीं है, हाइपोथेटिकल जो आपकी स्ट्रॉन्ग विशेष रही हैं। इसमें क्या होता है, इफ में सिंपल पास्ट, इफ वाली क्लॉज वी टू, तो बाद वाली क्लॉज प्रेजेंट कंडीशन। इफ वाली क्लॉज वी टू, तो बाद वाली में वुड, कुड, माइट प्लस वी वन आएगा। सिंपल ऐसे देख लेना। ठीक है। जैसे इफ सी नो द आंसर सी वुड विन द प्राइज। अगर उसे आंसर पता होता तो वह प्राइज जीत जाती। इसका मतलब उसे आंसर पता नहीं था, ना तो उसे आंसर पता था पास्ट में, ना वह प्राइज जीती। अब देख लेना, प्रैक्टिस होगा, एस सी एस होगा, एस सी एस। मैंने सी एस लिख दिया, क्या वो कर लेना। अगर उसे आंसर पता होता, मतलब आंसर पता नहीं था, पास्ट की बात है, तो वो प्राइज कब जीतती? पास्ट में जीतती। कंडीशनल वन टू में ये अंतर है, जो कंडीशनल वन होता है वो दोनों फ्यूचर के एक्शन को दिखाता है, और कंडीशनल टू जो होता है वो पास्ट के एक्शन को दिखाता है। इफ सी नो की जगह न्यू करो। इफ सी न्यू द आंसर सी वुड विन द प्राइज, सी वुड विन द प्राइज। आगे है,
इफ आई हैड विंग्स आई विल फ्लाई। बताओ, इसे सही करके दिखाओ। अच्छा क्वेश्चन है, इसे सही करो। सही करो मेरे भाई इसे। देखो, ध्यान से समझना। अभी मैंने ये चीजें तो आपको समझा दी है, फिर भी समझानी पड़ेंगी मुझे बार बार। आई सब्जेक्ट है, विंग्स क्या है? नाउन। अगर ये नाउन है इसका मतलब हेड ही मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है तो या तो V2 है या V3 है। V3 कभी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, इसका मतलब ये V2 है। अगर ये V2 है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है, इफ वाली क्लॉज V2 है, तो बाद वाली वुड प्लस V1 में बदलेगा, वुड फ्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप इमेजिन करो, मतलब मैं नहीं समझ पाता हूं। आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन ना हो पढ़ने के बावजूद, इतना तो निर्दयी हमारा भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिसे आप मानते हो वो है नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हो, सिलेक्शन तो आपको होगा, जरूर होगा। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल इतने ही माइनस में हो कि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है। मैंने आपके रिप्लाई से देख लिया, आपको आती है, अच्छी खासी आती है, पहली बार पढ़ रहे हो। शायद हमको भी पहली बार में इतनी आती थी। तो सिलेक्शन तो आपको हो जाएगा, इंग्लिश आपकी हो जाएगी, नो डाउट। पहली बार में किसी की नहीं होती है, एक बार में 100% इंग्लिश किसी की नहीं होती है। आप लोग धोखा कहाँ खा रहे हो? आप लोग धोखा ये खा रहे हो, मैंने इंग्लिश पढ़ ली, मैं तो पीछे की भूल जा रहा हूँ, मुझे तो 50% ही समझ आ रही है, ये मेरे तो इंग्लिश में मार्क्स कम आ रहे हैं। जिनके ज्यादा आ रहे हैं वो पिछले 3-3 साल से लगे हुए हैं, है ना, वो 10-10 बार पढ़ चुके हैं। तो ये तो सिलेक्शन, तो आपको सिलेक्शन की टेंशन मत लो, वो हो जाएगा। बिल्कुल, आप मेहनत कर रहे हो तो फिर क्यों नहीं होगा? बस मुझे बताओ क्यों नहीं होगा? अगर मेहनत कर रहे हो तो जरूर होगा। बस मुझे थोड़ी बहुत जो आपके अंदर कमी दिखती है वो ये दिखती है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप यहां से रिलेटेड डाउट पूछो, अच्छा लगे। आप दूसरी चीजें बोलोगे और एक के बाद एक लगातार कमेंट लगातार कमेंट, तो फिर भाई कैसे समझ आ जाएगा? मेरे अपने उन दोस्तों से ये सवाल है, कैसे आपको समझ आ जाएगा? बस मुझे इतना बता दो, कैसे समझ आ जाएगा? मैं इमेजिन करूँ कि मेरा टीचर मुझे मैथ की टॉपिक पढ़ा रहा है, अलजेब्रा। इमेजिन करो, अलजेब्रा पढ़ा रहा है और मैं उसे कॉपी पेस्ट करे जा रहा हूँ। सर जी मुझे अर्थमेटिक समझ नहीं आया, सर जी मुझे अर्थमेटिक समझ नहीं आ रहा, सर जी मेरा अर्थमेटिक रह गया, सर जी अर्थमेटिक को कैसे करूं, सर जी टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं। तो आपने जो टीचर अलजेब्रा पढ़ा रहा है, आपने तो उसको भी छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, आप अपने पैरों पर खुद क्यों कुल्हाड़ी मारते हो? बस मुझे ये बता दो। इतनी मैच्योरिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए, आप फ्यूचर के इंस्पेक्टर हो, सच में हो। आप सभी फ्यूचर में बहुत अच्छी जगह सेलेक्ट होगे, और बिल्कुल होगे। टाइम कम ज्यादा लग सकता है, सेलेक्ट तो आप जरूर होगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने अंदर लाइए कि जो टीचर पढ़ा रहा है, कम से कम उससे रिलेटेड डाउट 10 पूछो, उससे अलग डाउट मत पूछो। ये मैं इग्नोर कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये आपके फेवर की बात बता रहा हूँ कि फिर आप जो टीचर पढ़ा रहा है वहां कैसे फोकस करोगे? टीचर पढ़ा रहा है, आप टाइप करके कॉपी पेस्ट करने में लगे हो, तो ये अब बहुत खराब चीजें हो जाएंगी। और जबकि मैं लास्ट में आपको अलग डाउट के लिए, टॉपिक से अलग डाउट के लिए टाइम देता हूँ। कोई और टीचर देता है मुझे नहीं पता, मैं तो देता हूँ हर रोज आपको। तो ऐसा भी नहीं आपके वो डाउट्स होंगे ही नहीं। फिर जब मैं बाद में 5 मिनट देता हूँ तब आपके डाउट निकल के नहीं आते हैं। ठीक है, ये बात समझे? क्योंकि देखो, टीचर बहुत मन से पढ़ाता है, कोई भी है, मुझे लगता है मैं ही मन से पढ़ाता हूँ, जबकि सारे टीचर बहुत मन से पढ़ाते हैं। और जब आप किसी काम को बहुत मन से करते हो किसी के लिए, और आगे वाला इंटरेस्ट ना दिखाए, तो हर्ट होता है कि नहीं होता है? इमेजिनरी वहां पे भी मैं आऊंगा। इफ ही हेल्प्ड मी आई विल डू माई वर्क ऑन टाइम। अगर उसने मेरी मदद करी होती तो मैं अपना काम टाइम पे कर लेता।
तो इफ वाली क्लॉज में V2 है तो बाद वाली में वुड प्लस V1 आएगा। वुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। ठीक है, चलो। इफ आई स्पोक इंग्लिश वेल आई विल गेट अ जॉब इन एनी एमएनसी होगा। इन एनी एमएनसी, एमएनसी का मतलब है मल्टी नेशनल कंपनी। एमएनसी सुना होगा आपने, मल्टी नेशनल कंपनी। इफ वाली क्लॉज में V2 है तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 होगा। मैं तो सिर्फ आपको ट्रिक ही नहीं बता रहा हूं, मैं उसको हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूं कि इफ आई स्पोक इंग्लिश वेल, कि अगर मैंने इंग्लिश अच्छी बोली होती, अगर मैंने इंग्लिश अच्छी बोली होती तो मेरी एमएनसी कंपनी में जॉब लग जाती। पास्ट की घटना को बता। ठीक है, चलो। इफ आई विन द लॉटरी टुडे आई विल डोनेट ए लार्ज पोर्शन ऑफ द मनी टू चैरिटी। बताओ, अगर मैं आज लॉटरी जीता, मतलब फ्यूचर में है, इफ वाली क्लॉज V1 तो बाद वाली क्लॉज विल प्लस V1, सेंटेंस बिल्कुल सही है। फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा है। अगर मेरी आज लॉटरी लग गई, अगर मैं आज लॉटरी जीत गया तो मैं चैरिटी में दान करूंगा पैसे। अगला क्वेश्चन, इफ सी वर्कड हार्ड, इफ वाली क्लॉज V2 है, आप बोलोगे जी बाद वाली क्लॉज वुड प्लस V1 में जाएगी। वुड इजिली स्कोर, और V1 है द टॉप रैंक इन हर क्लास। अगर उसने मेहनत की होती एग्जाम के लिए ज्यादा तो उसने क्या कर लिया होता, उसने क्लास में उसकी रैंक आ गई होगी। वुड हैव कौन से में लगा रहे हो तुम? वुड हैव कौन से में लगा दी? नहीं। ठीक है, चलो। अब हम थोड़ा सा ना अनरियलिस्टिक कंडीशन पर आ जाते हैं। ये अनरियलिस्टिक मैंने आपको पढ़ाई हुई है। अनरियलिस्टिक मतलब जो रियल में नहीं है, आप इमेजिन कर रहे हो काश ऐसा होता। वैसे बेसिकली आप इसे देख सकते हो, काश को दिखाता है, काश तेरे इस में नीलाम हो जाऊं, आखिरी बोली तुम लगाओ तेरे नाम हो जाऊं। दुनिया का सबसे सबसे ज्यादा दर्द देने वाला वर्ड है काश। अगर कहीं काश दिख गया ना, इसका मतलब वो उस व्यक्ति के जो डीप, जो वाउंड्स होते हैं ना, गहरे जख्म होते हैं, उनको बयां करता है। ठीक है, मैंने ये बात आपको बताई है। अगर किसी सेंटेंस में इफ लग गया तो सब्जेक्ट चाहे कैसा रहा हो, आएगा तो वर ही, आएगा तो वर ही। तो इफ सी वर आ वर्ड, काश वह एक पक्षी होती। अनरियलिस्टिक क्यों है? रियल में पक्षी नहीं है। अनरियलिस्टिक इसलिए भाई, वही मैं बोल रहा हूं कि मैंने ये सारी चीजें करेक्ट कराई थी पीडीएफ में, पीडीएफ ही गलत भेज दी है। वही मैं बोल रहा हूँ, बार 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 ये टेंस मैंने बदला था, इस तरीके से समझाने के लिए दिया था। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती, मैं क्या करूं? टाइपिस्ट के बाद पास बैठ के पूरी पीडीएफ में करेक्शन करा के, कुछ चीजें थी इसमें जिसको आपको डाउट आएंगे, वही इसलिए आपको डाउट आ रहे हैं, और उसने करेक्ट वाली पीडीएफ ना भेज के दूसरी वाली भेज दी, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर मेरी मेहनत ही खराब गई। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना। ये ऊपर वाले की इच्छा रही होगी हमको ऐसे परेशान करने की। इफ सी वर अ बर्ड, काश वह पक्षी होती तो सी वुड फ्लाई होगा। वो एलाई गलती से लिख गया है। ऊपर वाले जो सेंटेंसेस थे ना, मैंने उनमें बहुत करेक्शन कराए थे, बहुत चीजें करेक्ट कराई थी। वो ऐसे फ्रेम हो रखे थे कि उनमें आपको डाउट आता, आपकी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती, इसलिए मैंने उनमें बहुत सारे करेक्शन कराए थे। लेकिन अब जब मैं यहाँ के आपको पढ़ाने लगा तो देखा कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं मिक्स प्रैक्टिस तो आपको कराऊंगा ही, तो बाकी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस
ऐसे हुआ सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आ बर्ड नाउन है, इसका मतलब यही मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब है तो वॉज वर वी टू होता है। इफ वाली क्लॉज में वी टू, तो बाद वाली में वुड प्लस वी वन हो जाएगा। इफ आई वर रिच आई विल हेल्प द पुअर। काश में पक्षी होता, काश में पक्षी होता, देखो आई के साथ वॉज आता है, लेकिन अगर इफ लग गया तो चाहे कुछ भी हो आएगा तो वरी। वर रिच आई विल हेल्प द पुअर, नहीं आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर सही आंसर हो जाएगा। भाई मैंने वही तो बताया, वही तो बताया, सी सिंगुलर है, ये अनरियलिस्टिक सिचुएशन होता है, हाइपोथेटिकल केस इसे हम बोल देते हैं, कि अगर इफ आ गया, ये रियलिटी नहीं है, अगर आपने इसमें लगा दिया, अगर इफ नहीं होता तो सी वॉज हो जाता, अगर इफ नहीं होता तो फिर इसका मतलब ये होता सी वॉज अ बर्ड, सी वुड फ्लाई इन द स्काई, मतलब वह एक पक्षी थी, अब रियल में पक्षी थी। अगर सी वॉज अ बर्ड मैंने लिख दिया, वह सच में ही एक पक्षी थी और वह आकाश में उड़ा करती थी। अब ये रियलिटी में चला गया, अब ये रियलिटी में चला गया, तो कैसे पता चले, अगर मैं सी के साथ वॉज लगा दूंगा फिर तो रियलिटी हो जाएगी। तो ये चीजें क्लियर करने के लिए कि ये रियलिटी नहीं है, अनरियल है, इसलिए मैं सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वर्ब वर्ब यूज करता हूं। अब ये रियलिटी नहीं है, ऐसे चीजों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, अलग बनाने के लिए, इसलिए मैं चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, वॉज वर में वर का इस्तेमाल करूंगा अगर क्लॉज इफ से शुरू हुई, इफ हो या आई विश से शुरू हो या वी विश से शुरू हो। और आज ना क्लास हम थोड़ी छोटी रखेंगे क्योंकि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। एक बार मैं क्लास ऑफ ही करने वाला था, फिर मैंने देखा कि भाई एक क्लास में तो कंडीशनल हमारा कंप्लीट होगा नहीं, और दो क्लास पूरी लगेंगी, नहीं तो एक एक घंटे की दो क्लास ले लेता हूँ मैं, सवा दो ढाई घंटे में कंडीशनल पूरा होता है। ठीक है, चलो। इफ सी वर अ बर्ड सी वुड फ्लाई इन द, तो ये रियलिटी को बता देगा, जैसे ही इफ नहीं लगेगा, जैसे ही मैंने इफ लगाया तो अब ये वर हो जाएगा, अब ये कास को दिखा रहा है, अब ये अनरियल सिचुएशन को दिखा रहा है। हाइपोथेटिकल में क्या होता है, इफ आई वर यू, कि काश मैं तुम्हारी जगह होता, काश मैं तुम्हारी जगह होता, तो आई वुड एक्सेप्ट होगा। बनेगा कंडीशनल टू में ही, इफ वाली क्लॉज वी टू में तो बाद वाली वुड प्लस वी वन में, तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता। इफ इट इज नॉट सो एक्सपेंसिव आई वुड बाई, इफ इट वर नॉट सो एक्सपेंसिव, अगर यह इतनी महंगी नहीं होती, काश ये इतनी महंगी नहीं होती, तो मैं इसे बाई कर लेता। इफ आई वर अ रिच मैन, काश में एक रिच मैन होता, तो वुड आई वुड बाई अ होम लाइक पैलेस है ये, लाइक पैलेस ये ऐसे था। और चूंकि थोड़ी सी ना टाइपिंग में भी एरर्स है, तो फिजिकल और अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगा, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, यहीं से हमारा कल शुरू होगा, कल हम यहीं से शुरू करेंगे चीजों को। कंडीशनल टू अभी हमारा थोड़ा सा रहा है, हाइपोथेटिकल अनरियलिस्टिक सिचुएशन रह गई है, फिर कंडीशनल थ्री कल आएगा, फिर अभी उससे अलग भी दो चीजें मुझे आपको पढ़ानी है। तो अब आपसे हम कल मिलेंगे, अब मैं यहाँ आपको आगे की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अब क्या है, अब आप अब अपने डाउट पूछ सकते हैं सारे, अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, होम लाइक पैलेस, आई वुड बाई अ होम लाइक पैलेस, तो मैं एक महल जैसा घर खरीदता। बताओ भाई, अब मैं यहाँ डाउट पूछने के लिए खड़ा हुआ हूँ, अब आप बताइए कौन सा डाउट है आपका।
ऐसी वीडियोस जो मैंने डेमो क्लासेस दी हैं वो बेसिक्स के लिए दी हैं। न्यूजीलैंड के बारे में, अगर तुम्हें चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना है तो न्यूजीलैंड से सीखो। कैसी भी कंडीशन रही हो, सच में वो लोग मतलब जीरो हेटर्स वाली टीम है, सच में जीरो हेटर्स। ये सिर्फ कहने वाली चीज नहीं है, सच में जीरो हेटर्स रखती है, हमेशा हंसती रहती है। बिल्कुल। दूसरी को कर दो भाई, कोई बात नहीं, एक ने ना बोल दिया तो क्या हो गया। हाँ। नहीं, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, मेहनत आप भी कम नहीं कर रहे हो। ये ऐसे है कि भाई वो मेहनत आज से नहीं करते आ रहे हैं, वो 7th 8th 9th 10th से मेहनत करते आ रहे हैं रोज, वो तब से 8 घंटे रोज पढ़ते आ रहे हैं। जितना यूपीएससी के लिए वो लोग पढ़ते हैं ना, उतना आप भी पढ़ते हो, लेकिन आप पीछे नहीं पढ़े हो, इसलिए आप एसएससी में स्ट्रगल कर रहे हो, और यूपीएससी में स्ट्रगल करके, जैसे आप भी एसएससी क्रैक करोगे, उन्होंने यूपीएससी क्रैक की। बिल्कुल इमेजिनरी है, काश मेरे पास पंख होते। ठीक है मेरे भाई, चलो। नहीं, बुक में वोकेबलरी नहीं है, बुक मतलब आपको 90 रुपए में ग्रामर भी चाहिए, वोकैब भी चाहिए, और प्रैक्टिस भी सब चाहिए, मतलब दिवालिया हमको ना भाई, घर वर खेत वेत बेच जाएंगे हम पे जो कुछ भी है। सोच के देखो, 90 रुपए की बुक में सब कुछ कैसे मिल जाएगा, लागत उसकी 150 200 रुपए आएगी। और वोकैब की बुक होनी भी अलग चाहिए। अगर एक ही बुक में आपको ग्रामर वोकैब सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब वो बुक पर्याप्त नहीं है, फिर अलग बुक होनी चाहिए वोकैब की। ओके मेरे भाई, तो मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।